इलेक्शन सीजन खत्म हो चुका है दोस्तों। और हर इलेक्शन की तरह इस बार भी पॉलिटिकल पार्टीज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कैंपेनिंग में। लेकिन इस बार के इलेक्शंस कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले थे। चाहे वो सेपरेटिस्ट लीडर अमृतपाल सिंह का जीतना हो या अयोध्या में बीजेपी की हार, हर तरह से इलेक्शन बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है। सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह रही कि एग्जिट पोल्स के नतीजे के ठीक उलट फाइनल रिजल्ट्स रहे हैं। जहां हर लीडिंग पोल्स का यह कहना था कि एनडीए आराम से 350 प्लस सीट जीतेंगी, वहीं इलेक्शन के नतीजों में एनडीए 293 में ही सिमट के रह गई। बीजेपी खुद मेजॉरिटी मार्क्स से काफी पीछे रह गई और केवल 241 सीट्स ही जीत सकी। लेकिन जहां सबका यह कहना था कि अब की बार 400 पार, उसी बीजेपी की हालत ऐसे कैसे हो गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी बड़ी वजह जिसकी वजह से गठबंधन का दौर इस देश में दोबारा आया है। 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार में बार बार दोहराते रहे हैं कि वो देश को करप्शन फ्री पार्टी देगी। 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और न जाने कितने घोटाले से परेशान होकर जनता अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। इस गुस्से का फायदा बीजेपी ने खूब उठाया। 2014 और 2019 के इलेक्शन में भरी बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई। लेकिन 2017 में इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसके तहत कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स अनलिमिटेड अमाउंट मनी डोनेट कर सकती थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। डोनर्स के नाम एनोनिमस रहेंगे और बॉन्ड्स को कलेक्ट किया जा सकता था फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इस बॉन्ड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ही इस पे कई सारे सवाल उठने लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लीगल एक्सपर्ट्स ने यह आर्ग्यू किया कि एनोनिमिटी ईसीआई के सामने तो एटलीस्ट नाम रिवील किए जाए कॉर्पोरेट ग्रुप्स के। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया और एसबीआई को फटकार लगाई गई कि डोनर्स के नाम आप पब्लिक करो, तब लोगों को असली स्कैम समझ में आया। आम जनता को पता चला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीछे लगाया गया इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करे। कई जगह पे अनड्यू फेवर्स की भी बात सामने आई और इन सभी वजहों से बीजेपी के करप्शन फ्री इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। 2021 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिकर लॉ में कुछ चेंजेस किए। एक एरिया में लिकर शॉप्स के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए शॉप ओनर्स को एनकरेज किया गया था कि एटलीस्ट 2 लिकर स्टोर खोले जाएं। इस पॉलिसी को जल्दी स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि राज्य में इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने ग्रॉस वायलेशन ऑफ पॉलिसी रिपोर्ट करते हुए दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर को फोर्स किया कि वो केस रेफर करे सीबीआई को। अनगिनत अरेस्ट हुए और इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए सीएम केजरीवाल पर। आपको याद दिला दूं कि कुछ ही साल पहले ईडी के पावर्स को बहुत ज्यादा ब्रॉडन किया था केंद्र सरकार ने, और इसके तहत जब तक कोर्ट किसी इंसान को बरी नहीं कर देती तब तक कस्टडी में जो भी आदमी रहेगा वो गिल्टी ही रहेगा। लोगों को भी रियलाइज होने लगा कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने की कोशिश कर रही है स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, और ये भी बीजेपी के पावर के घटने की सबसे बड़ी वजह बनी। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा था जब बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे आई थी। सबको यही लगा भी था कि 500 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर आखिर बन ही गया है तो 2024 के इलेक्शन में उनकी हार लगभग इम्पॉसिबल है। 4 जून को जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो सारे एग्जिट पोल्स के अजम्पशन धाराशाही हो गए। अयोध्या से तो छोड़िए, पूरे यूपी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में हार की बड़ी वजह क्या है ये तो कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने स्टेट में भ्रम फैलाया कि अब की बार 400 पार का मतलब है 400 सीट हासिल करके संविधान को बदलकर दलित के रिजर्वेशन को खत्म करना। इस भय की वजह से यूपी की जनता ने बीजेपी को पटखनी दी। दूसरा सेक्शन ये कहता है कि अग्निवीर और फार्मर्स लॉ के चक्कर में स्टेट का यूथ बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तीसरा सेक्शन कहता है कि मंदिर की आड़ में कई लोगों के घर जबरदस्ती तोड़े गए थे। आपको याद दिला दूं कि योगी जी पूरे स्टेट में बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत मशहूर हो गए थे। इस वजह से उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से तोड़वा दिया था। एक और गुट है जिसका ये मानना है कि बीजेपी में इंटरनल राइवलरी की वजह से लोकल लीडर्स ने अपनी पार्टी के लिए ज्यादा प्रचार नहीं किया। ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस के। इस इलेक्शन में एक बात जाहिर हो चुकी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही गोदी मीडिया बन चुकी हो, लेकिन रूलिंग पार्टी को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आकाश बैनर्जी और ध्रुव राठी जैसे लोगों ने यूट्यूब के जरिए लोगों को बताया कि किस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है।
और इनके कंट्रीब्यूशन या यूं कहे कि इनका प्रोपेगेंडा ने ही जनता के फैसले को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।